बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, बड़ी जानकारी ये है कि एक और तो कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं महंगाई भत्ते का कि क्या दिवाली से पहले ये तोहफा इस बार सरकार उन्हें देगी या नहीं। लेकिन दूसरी ओर अब फिर से एक बार सरकार लोन लेने जा रही है। ये अब कितना लोन फिर से लिया जाएगा और इसके बाद परिस्थितियां कैसी बन सकती है महंगाई भत्ते को लेकर, बिल्कुल बारीकी से इस बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। लिव इन कैशमेंट पर भी बिल्कुल इसी बुलेटिन में हम आपको अपडेट देंगे। ये वित्त विभाग की ओर से क्योंकि नए ऑर्डर जारी हुए हैं, शिक्षा विभाग को किस वर्ग से संबंधित है ये भी अपडेट लेकर आए हैं। और लिव इन कैशमेंट पर फिलहाल क्या कुछ यहाँ वित्त विभाग की ओर से कहा गया है, किस तरह के ऑर्डर्स रहे हैं, ये भी जानकारी देने वाले हैं। क्या आप जानते हैं डीजीपी संजय कुंडू पर भी अब यहां जांच बिठा दी गई है। देखिए, पिछले 3 दिन से एक मसला काफी ज्यादा गूंजा हुआ है और गुरुग्राम का ये मसला बताया जा रहा है, जहां पर निशांत शर्मा की ओर से कुछ एक आरोप डीजीपी पर लगाए गए हैं और इसके बाद इंक्वायरी अब डीजीपी पर भी बिठाई गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आज जानकारी दी गई है। इंक्वायरी किस तरह की है, इसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बनकर सामने आ सकती हैं, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ी भी अपडेट देंगे क्योंकि दिवाली का त्योहार है, ऐसे में कर्मचारी वैसे ही अपने वेतन के इंतजार में रहते हैं, लेकिन 22 दिन की सैलरी इनकी काट दी गई है। क्यों, किस वजह से, और महज कुछ एक कर्मचारियों की ही यहां पर देखिए ये सैलरी कटने वाली है क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक पर तो ये सभी कर्मचारी अधिकारी गए थे, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी कौन सी है जिनकी सैलरी काटने का मामला यहां सामने आया है, अपडेट आपको देंगे। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है और विशेष तौर से 9 नवंबर को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं ऊपरी क्षेत्रों में भी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी। इस बीच बर्फबारी भी हो सकती है, एक तरह से येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी हुआ है, इसलिए जरूरी है आप सावधानी बरतें, ऐसे मौसम में बाहर ना निकले और विशेष तौर से तब जब भारी बारिश हो रही हो। पहले देखिए, प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स के मामले देखने में आए थे और एक बार फिर अगर भारी बारिश होती है तो इस तरह के हालात बन सकते हैं। इसीलिए मकसद हमारा ये रहता है कि मौसम से संबंधित जानकारी हम आपको दे सकें। वहीं एक और मामला शिमला के साथ लगते पटगेहर में सामने आया है। यहां पर दरअसल जो जेसीबी मशीन है लगभग 150 फीट नीचे जा गिरी है, जिस वजह से ऑपरेटर घायल हो गया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लिंक रोड का काम चल रहा था पटगेहर में जहां पर जेसीबी मशीन लगाई गई थी और एक तरह से ये अनियंत्रित हो गई थी मशीन ऑपरेटर से, जिस वजह से खाई में जा गिरी। लेकिन जिस युवक की मौत हुई है महज उसकी उम्र अभी 25 वर्ष की बताई जा रही है। यह करसोग का रहने वाला था, जिस वजह से पूरे करसोग में आज एक तरह से शोक की लहर हमें देखने के लिए मिल रही है। देखिए, हिमाचल की बेटियों के नाम फिर स्वर्ण पदक हुआ है। हिमाचल की महिला कबड्डी टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस बार भी हिमाचल की बेटियों का पूरी तरह से वहां पर दबदबा रहा है। बुधवार को हरियाणा के साथ एक फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने 32 और 23 से शिकस्त दी है, तो एक गौरव भरी बात कहना चाहेंगे हिमाचल की बेटियों के लिए। अब डॉक्टर्स पर आना चाहेंगे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स काफ़ी परेशान चल रहे हैं। ये वो वर्ग है जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है और अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर ये इंतजार में बने हुए हैं। दरअसल 30 सितंबर को लगभग ये 140 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया है। इसके बाद इंतजार इनमें बना हुआ है रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को लेकर, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई है और हवाला मेडिकल एसोसिएशन की ओर से ये दिया जा रहा है कि हर महीने इन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है। और अभी देखिए, जो 140 के करीब डॉक्टर्स हैं, जैसा कि हमने कहा 30 सितंबर को इन्होंने क्योंकि अपना जब ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया था, उसके बाद रिपोर्ट भेज दी गई थी अस्पतालों से निदेशालय को। निदेशालय ने फिर रिपोर्ट सचिवालय भेज दी थी, लेकिन सचिवालय स्तर पर ही लापरवाही बरती जा रही है। ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह का कि वहीं पर ये लेट लतीफी बरती जा रही है, जिस वजह से अभी तक इनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पाए हैं। जल्दी इन्हें रेगुलर किया जाए, नहीं तो ये मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए, सचिवालय के चक्कर काटने के लिए। इसलिए जरूरी है समय रहते ही अब नियमितीकरण इनका कर दिया जाए क्योंकि बड़ा नुकसान इन्हें, जैसा कि हमने कहा, वित्तीय हो रहा है। हर महीने ही एक तरह से इन्हें ये नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि लगभग अभी यहाँ 2 महीने गुजर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में इनका ये कहना था कि यूं तो हर सरकार का ही ये प्रयास रहता था कि दिवाली से पहले हिमाचल वासियों को कोई बड़ा तोहफा दिया जाए और वर्तमान सरकार ने भी दिया है, लेकिन ये महंगाई का तोहफा है। इसीलिए राशन डिपुओं में खाद्य सामग्री लगभग 20 से 30% तक महंगी कर दी गई है और भी बाकी चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जब से लेकर वर्तमान सरकार हिमाचल में आई है, यानी कि जब से लेकर सुक्खू सरकार बनी है,
तब से लेकर महंगाई को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। सरकार बनते ही यहां सबसे पहले डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया था, उसके बाद लगातार ऐसे ही निर्णय हो रहे हैं जिसमें संस्थानों को बंद किया जा रहा है जो कि लोगों की सहूलियत के लिए खोले गए थे, और अपग्रेड किसी संस्थान को नहीं किया गया। ऋण पे ऋण लिया जा रहा है, लेकिन विकास कहां हो रहा है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच आपदा से जो लोग वैसे ही जूझ रहे हैं उनके लिए महंगाई भी बढ़ाई जा रही है, और वो भी खाद्य पदार्थों पर। दरअसल एक और टिप्पणी आज की गई है, हालांकि ये डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी कहा गया है कि ये सुख की सरकार नहीं बल्कि दुख की सरकार है। ये नारा विपक्ष अब यहां वर्तमान सरकार को देने वाला है। तो खैर, इस तरह की टिप्पणियां क्योंकि चली रहती हैं महंगाई पर, देखिए पहले भी इस तरह के बयान आते रहे हैं, और एक बार फिर यहां आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से यही टिप्पणी वर्तमान सरकार पर की गई है। हालांकि आम जनता भी अभी काफी ज्यादा विरोध करती हुई नजर आ रही है इस बात का, जो कि राशन डिपो में खाद्य सामग्री बढ़ाई गई है, एक तरह से 20% जो यहाँ पर सीधे तौर पर दाम बढ़ाए गए हैं, उसका काफी ज्यादा गतिरोध हमें सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए मिल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई एक प्रत्याशी पर की गई है। अभी जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो नाहन से ये प्रत्याशी थे, रमजान इनका नाम है, और इन्हें लगभग 3 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है चुनाव लड़ने से, यानी कि अघोषित इन्हें कर दिया गया है चुनाव लड़ने से। ना तो ये अगले 3 सालों तक संसदीय चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही विधानसभा चुनाव। और कारण इसका बड़ा ये रहा है कि 8 दिसंबर को देखिए जब परिणाम घोषित हुए थे तो उसके बाद 7 जनवरी तक ब्यौरा देने के लिए कहा गया था, 7 जनवरी 2023 तक, कि कितना चुनावी खर्च हुआ है, हर प्रत्याशी को इस पर ब्यौरा देना था। लेकिन इस प्रत्याशी की ओर से जब ब्यौरा नहीं दिया गया तो कारण बताओ नोटिस भी चुनाव आयोग ने जारी किया, और कारण बताओ नोटिस का रिप्लाई भी जब इनकी ओर से नहीं आया तो अघोषित इन्हें अब आने वाले चुनावों के लिए कर दिया गया है, वो भी 3 साल के लिए। तो एक ये बड़ी कार्रवाई हम कहना चाहेंगे जो कि नाहन के प्रत्याशी पर हुई है। जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ी अगली अपडेट हम लेकर आए हैं, और देखिए इससे पहले क्योंकि बात हम यही कर रहे थे कि कब इन्हें बैठक के लिए बुलाया जाएगा या कब इनके मर्जर की डिमांड पूरी होगी, लेकिन इस बीच नई अपडेट ये है कि 22 दिन ये पेंटाउन स्ट्राइक पर रहे, जिस बीच नो वर्क नो पे पॉलिसी इनके लिए लागू कर दी गई थी। तो अब 22 दिनों की सैलरी इनकी कटने वाली है, लेकिन रास्ता इसके लिए निकाला गया है कि वो कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने पहले छुट्टियां नहीं ली होंगी, इन्हीं दिनों में यानी कि पेंटाउन स्ट्राइक में ही उनकी छुट्टियां फिर एडजस्ट कर दी जाएंगी। लेकिन जिनकी छुट्टियां नहीं बची होंगी उनकी सैलरी जाने वाली है, 22 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। ये वैसे ही सरकार से खफा चल रहे हैं क्योंकि बैठक के लिए इन्हें समय से नहीं बुलाया जा रहा है, और मर्जर की डिमांड पर कोई हलचल भी इन्हें नजर नहीं आ रही है। इस बीच अब 22 दिन की सैलरी भी इनकी कटने वाली है। किस तरह का रिएक्शन इनका मिलता है ये हम देखेंगे फिलहाल आज, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन इनका हमारे पास नहीं आया, लेकिन एक तरह से गतिरोध अभी भी इनमें जारी है क्योंकि बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। और दूसरी ओर देखिए पंचायती राज मंत्री ने हालांकि ये निर्देश यहां पर अधिकारियों को जरूर जारी कर दिए थे कि बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अभी इस बुधवार को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन फिर कारण ये दिया गया कि अभी ना तो सचिव हैं विभाग के और ना ही निदेशक हैं, तो जब वो वापस लौटेंगे उसके बाद ही बैठक बुलाई जाएगी। तो दिवाली के बाद ही अब ये संभव एक तरह से माना जा रहा है कि विस्तार पूर्वक ढंग से इनकी मीटिंग हो और उसके बाद कोई हल इनकी मांगों को लेकर निकाला जाए। तो एक ये जिला परिषद कैडर से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब बात कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि ऐलान इनके लिए पहले ही हो गया था, एक तरह से अधिसूचना भी हो गई थी कि 2000 रुपये इनके बढ़ने वाले हैं, लेकिन अब ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और ये लगभग 1300 के करीब शिक्षक तैनात किए गए हैं। दिसंबर से इन्हें ये 2000 रुपये बढ़कर मिलने वाले हैं, यानी कि नवंबर की सैलरी में इन्हें 2000 रुपये बढ़कर मिलेंगे जो कि दिसंबर में इनकी सैलरी आएगी। और एक राहत भरी खबर इनके लिए ये कहना चाहेंगे क्योंकि इंतजार लगभग इन 1300 के करीब शिक्षकों में बना हुआ था कि कब तक इन्हें भी ये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, जिसे लेकर ऐलान ठीक 5 से 6 महीने पहले हो गया था। फिर अधिसूचना जारी होने में थोड़ा सा समय और लग गया, लेकिन अब ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और आउटसोर्स पर ये कंप्यूटर शिक्षक तैनात है। इसलिए इनकी ओर से मांग ये उठाई गई है कि अच्छी बात है, मानदेय तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ स्थायी नीति भी इनके लिए बनाई जानी चाहिए। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन जरूर किया गया है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में, लेकिन एक भी बैठक अभी तक नहीं हो पाई है इस कमेटी की, जिस वजह से ये भी थोड़े खफा नजर आ रहे हैं। जल्दी ही इन्हें रेगुलर किया जाए। पिछले 20 से 22 वर्षों से भी कुछ एक शिक्षक ऐसे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और महज अभी 13 से 14 हजार के करीब ही इन्हें वेतन दिया जा रहा है, जिसमें घर का गुजारा करना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो 1300 के करीब संख्या है, इन्हें रेगुलर किया जा सकता है। अभी स्कूलों में पद भी खाली है, यह हवाला इनकी ओर से दिया जा रहा है।
ये कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी जानकारी थी, जिनके लिए ऑर्डर्स ये जारी हुए हैं कि दिसंबर से बढ़ा हुआ मानदेय इन्हें मिलेगा। अब दूसरी ओर एसएमसी शिक्षकों पर आना चाहेंगे। इनके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई थी, ऑर्डर्स भी जारी हो गए थे और ये साफ तौर से कहा गया था कि 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय इन्हें मिलेगा। लेकिन कुछ एक एसएमसी शिक्षकों की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि जिला शिमला में कुछ एक ट्रेजरी ऑफिसर्स मना कर रहे हैं कि वो 1 अप्रैल से इन्हें ये बढ़ा हुआ मानदेय नहीं देंगे, यानी कि पिछला एरियर देने से एक तरह से मना कर दिया है। जब ट्रेजरी ऑफिसर से हमने बात की तो उनका कहना था कि वो असमंजस की स्थिति में है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 2 ऑर्डर्स जारी हुए हैं इनके मानदेय पर। देखिए, एक तो 18/9/2023 को ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 1 अप्रैल से ही ये बढ़ी हुई राशि इनके लिए जारी होगी। लेकिन उसके बाद दूसरा ऑर्डर भी सरकार की ओर से जारी हुआ इन अधिकारियों को, जिसमें ये कहा गया है कि अक्टूबर से ही बढ़ा हुआ मानदेय इन्हें मिलेगा। ये दूसरा ऑर्डर 27/9/2023 को जारी हुआ है। अब असमंजस की स्थिति इनमें बनी हुई है कि पहले ऑर्डर को लागू करना है या फिर दूसरे ऑर्डर को लागू करना है। एक में अक्टूबर से, क्योंकि ये बढ़ा हुआ मानदेय देने की बात हुई है, और दूसरे में 1 अप्रैल से लागू किया जाए, ये बात स्पष्ट की गई है। तो ऐसे में अब ट्रेजरी ऑफिसर्स का कहना है कि जब तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से इसमें कोई भी बात नहीं कह दी जाती है, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों में को इसमें कदम उठाना होगा और इस बात को लेकर क्लैरिटी देनी होगी कि कौन से ऑर्डर को लागू करना है। उसके बाद ही ट्रेजरी ऑफिसर्स भी कुछ कर सकते हैं। अगले कल हमारी कोशिश रहेगी कि अधिकारियों से भी इस संदर्भ में हम बात कर सकें। आज क्योंकि हम नहीं ये जानकारी उनसे हासिल कर पाए, टेलीफोनिकली हम संपर्क करना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो पाई है। अब देखिए, ये 2 ऑर्डर्स क्योंकि जारी हुए हैं, इस वजह से ट्रेजरी ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में हैं। एसएमसी शिक्षकों को कहना चाहेंगे थोड़ा सा धैर्य रखें, अगले कल इस पर भी बिल्कुल हम आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएंगे। देखिए, वन विभाग से जुड़ी अगली जानकारी लेकर आए हैं। यहाँ क्लास 4 के कर्मचारियों को फिर एक दफा वापस बुला लिया गया है और ये वन विभाग मुख्यालय वापस बुलाए गए हैं। दरअसल ये 7 के करीब कर्मचारी थे, क्लास 4 के थे और इनकी तैनाती अधिकारियों की कॉलोनी में की गई थी। कुछ ही दिन अभी हुए थे इनकी तैनाती किए हुए, 25 सितंबर को ये आदेश इन्हें जारी किए गए थे। लेकिन उसके बाद कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, गेट मीटिंग भी हुई जिसमें उन्होंने ये मांग रखी कि जिन क्लास 4 के कर्मचारियों की तैनाती अधिकारियों की कॉलोनी में की गई है उसे वापस लिया जाए। दरअसल हवाला इनकी ओर से ये दिया जा रहा था कि कुछ एक अधिकारी अपने घर का काम भी इनसे करवा रहे थे। दिन रात ये अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते थे और उसके बाद दुर्व्यवहार भी इनके साथ हो रहा था, घर का काम भी करवाया जा रहा था। इसीलिए अब वन विभाग की ओर से दोबारा ऑर्डर्स जारी हुए, एक तरह से अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें इन्हें वापस बुला लिया गया है। ये 7 के करीब कर्मचारी अब वन विभाग मुख्यालय में फिर से नजर आने वाले हैं क्योंकि गतिरोध काफी ज्यादा बढ़ गया था और जैसा कि हमने कहा अधिसूचना जारी हो गई है तो खैर इन 7 कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। और कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से जो मांग उठाई गई थी कि आने वाले समय में भी इस तरह की कोशिश ना की जाए कि कॉलोनी में ड्यूटी लगाई जाए क्योंकि इससे इन्हें कई तरह की परेशानियां देखनी पड़ती हैं, तो उस पर भी अब हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय के लिए अमल किया गया है, यानी कि उस मांग को भी एक तरह से सुन लिया गया है। शिक्षा सचिव और वित्त सचिव को आज हाईकोर्ट बुलाया गया था और मसला काफी ज्यादा गंभीर था। देखिए, स्कूलों से संबंधित जानकारी है। हिमाचल प्रदेश में हजारों की तादाद में सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ है, लेकिन स्कूलों के रखरखाव के लिए जो बजट है वो महज यहां पर 2.5 करोड़ का बताया जा रहा है। इसी बात पर हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा वित्त सचिव से भी और शिक्षा सचिव से भी, आखिरकार इतना मामूली बजट हजारों स्कूलों के लिए क्यों रखा गया है। और इसमें देखिए जो जानकारी दी गई है उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जो रिपोर्ट दायर हुई है उसमें लगभग 1512 कमरों की बड़ी मरम्मत और 3034 कमरों की छोटी मोटी मुरम्मत के लिए महज ये 2.5 करोड़ का बजट रखा गया था। तो ये बजट बढ़ाया जाए, एक हाई बजट होना चाहिए ताकि सभी सुविधाएं सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी मिल सके। ये हाईकोर्ट की ओर से यहाँ पर हवाला दिया गया है और दोनों सचिवों को 22 नवंबर को अब कोर्ट में तलब किया गया है। अब यानी कि इसके बाद फिर इनसे ये रिपोर्ट ली जाएगी। अब जाहिर सी बात है बजट बढ़ाना पड़ेगा और बजट बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बात तो कह दी जाती है मुख्यमंत्री की ओर से भी और मंत्रियों की ओर से भी कि वही सारी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में भी दी जाएंगी जो कि यहाँ हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स में मिलती हैं। लेकिन संभव तो ये तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उस तरह का तैयार होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा वहाँ तब देखने के लिए मिलेगा जब बजट उस तरह का खर्च किया जाएगा। एक मामला हाल ही में सामने आया था जहां एक व्यक्ति की ओर से महिला की अश्लील वीडियो डाल दी गई थी फेसबुक पर। अब इस पर भी प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से कड़ा संज्ञान लिया गया है और प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला का अश्लील वीडियो बनाने और उसे फेसबुक पर अपलोड करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि आरोपों की प्रकृति और प्रार्थी द्वारा पीड़िता की निजता को भंग करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत पाने का हक नहीं रखता है। यह आने वाले समय के लिए सबक है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। अब अगली बात हम डीजीपी संजय कुंडू से संबंधित करना चाहेंगे। दरअसल बड़ी जानकारी क्योंकि निकलकर आज सामने आई है, हालांकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से भी हमने इस संदर्भ में बात की थी। देखिए, जो डीजीपी संजय कुंडू हैं, इन पर भी एक तरह से जांच बिठा दी गई है। ये गुरुग्राम वाला ही मामला है। पिछले 3 दिनों से ये मसला काफ़ी ज़्यादा गूंजा हुआ है। गुरुग्राम का एक ये कारोबारी है जिनका नाम निशांत शर्मा बताया जा रहा है। इनकी ओर से पहले इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि इनके परिवार को खतरा है, एक तरह से धमकी इनके परिवार को मारने की दी गई है और बदले में फिरौती भी मांगी गई है। उसके बाद जब इस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी तो फिर डीजीपी संजय कुंडू का फोन कॉल इसे गया, जिस फोन कॉल के बाद शिमला डीजीपी इसे बुला रहे थे। निशांत शर्मा की ओर से सवाल यह किया जा रहा है कि एक और तो उनका परिवार खतरे में है और जबरन उन्हें आखिरकार शिमला क्यों बुलाया जा रहा है। इसी से संबंधित उन्होंने एक मेल डीजीपी को भी जारी की और साथ ही साथ एसपी शिमला को भी एक मेल पत्र भेजा जिसमें उनका यह कहना था कि डीजीपी पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि डीजीपी संजय कुंडू उससे पहले ही इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवा चुके थे, ये कहकर कि उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने महज शिमला आने के लिए कहा था, लेकिन यहां व्यक्ति की ओर से कुछ और ही आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इस व्यक्ति ने यह भी शिकायत की है और एसपी शिमला और सरकार दोनों को पत्र भेजा है कि डीजीपी पर भी एफआईआर होनी चाहिए और जांच बिठाई जाए। आखिरकार क्यों इस व्यक्ति को जबरन शिमला बुलाया जा रहा था जबकि इसका परिवार खतरे में है, ये बार बार इस बात को दोहरा रहा था। आज ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस पर यह जानकारी दे दी है कि अब जांच बिठाई जाएगी डीजीपी पर भी और यदि जांच में कुछ पाया जाता है तो आगामी कार्यवाही भी होगी। हालांकि निशांत शर्मा की ओर से एक और मांग रखी गई है कि इसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, तो इस पर भी मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि ये मामला पूरी तरह से असेसमेंट में जाएगा, यानी कि असेसमेंट इस मामले की जाएगी। उसी आधार पर फिर फैसला होगा कि सुरक्षा इसकी फैमिली को देनी है या फिर नहीं देनी है। अब देखिए, एक तरह से इंक्वायरी बिठा दी गई है। हालांकि आरोप निशांत शर्मा की ओर से यह लगाया जा रहा है कि भले ही शिकायत पत्र इसने भेजा है और सरकार की ओर से भी निर्देश जारी हो गए हैं एसपी शिमला को कि डीजीपी पर भी जांच बिठाई जाए, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। तो कब तक होता है ये भी हम देखेंगे और एक तरह से ये मसला पूरी तरह से अभी हिमाचल प्रदेश में गरमाया हुआ है। लिव इन कैशमेंट पर अब आना चाहेंगे क्योंकि वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में नए ऑर्डर्स जारी किए हैं। देखिए, ये जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल से संबंधित है, क्योंकि अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो 2013 के आदेश के बाद वन टाइम सेटलमेंट फॉर्मूले पर ही यहाँ लिव इन कैशमेंट का भुगतान किया जाता था, लेकिन उसके बाद इस फैसले पर हाईकोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट सुनाई थी और एक तरह से रद्द कर दिया था कि इस तरह से भुगतान नहीं किया जा सकता है। फिर लिव इन कैशमेंट की गणना कर्मचारी के आखिरी वेतन के फॉर्मूले पर ही हो रही है और यही आदेश अब हर डिपार्टमेंट में एक तरह से लागू होने वाले हैं। इसलिए वित्त विभाग की ओर से शिक्षा विभाग को अभी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल से संबंधित ये जानकारी है, यानी कि संशोधित जो लिव इन कैशमेंट है वही इनके लिए अब जारी की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अब इसी तरह की तैयारी की जा रही है। अभी आदेश नहीं हुए हैं, आदेश होना बाकी है, लेकिन संशोधित लिव इन कैशमेंट ही अब यहां रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली है। और अब बात अगर डीए से जुड़ी करें तो कर्मचारी देखिए, क्योंकि महंगाई भत्ते की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, अभी दिवाली का त्योहार है इसलिए उम्मीदें उनकी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य सरकार फिर से इसी महीने लोन लेने जा रही है। इससे पिछले महीने 1000 करोड़ का लोन लिया गया था, अब 800 करोड़ का लोन लेने की बात हो रही है। हालांकि ये दिवाली के ठीक बाद राज्य के कोषागार में आएगा, तो इसलिए अब संभावनाएं ज़्यादा इस तरह की बन रही है कि ये जो डीए को लेकर अगर कोई फैसला सरकार की ओर से सुनाया भी जाता है या कोई राहत दी भी जाती है तो शायद दिवाली के बाद ही ये संभव हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर ये लोन की राशि भी सरकार के अकाउंट में आने वाली है। हालांकि अगर हम केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के बीच में महंगाई भत्ते के अंतर को लेकर बात करें तो लगभग 12% का अंतर आ गया है और 3 किस्तों का भुगतान अभी लंबित भी है। इसीलिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ये लग रहा था कि शायद जल्दी ही ये महंगाई भत्ता अब दे दिया जाएगा। जो किस्त है इसका इंतजार में ये बने हुए थे, लेकिन देखा जा सकता है अभी लोन को लेकर किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।